नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण भाग 5 से क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो हम लोग 201 से शुरू करेंगे। कल तक हम लोग 200 तक कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पे 201 नंबर जो है, पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले प्रमुख अवार्ड हैं। तो कौन से अवार्ड हैं? पहला है वृक्ष मित्र अवार्ड, दूसरा है ग्लोबल 5 और तीसरा है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी अवार्ड है। यहाँ पे कौन सा अवार्ड है? आगे है हम लोग का इंदिरा गांधी अवार्ड, अगला है सासाकावा अवार्ड और राइट लिवलीहुड अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नोबेल पुरस्कार के वैकल्पिक नाम, किस नाम से? वैकल्पिक नाम से अभिविभूषित राइट लिवलीहुड पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1980 में की गई थी। चलिए अगले देखते हैं। अगला हम लोग का अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी यह? 1990 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की। चलिए आगे देखिए, नोट में भी लिखा है, रिसर्च एंड गोल्डमैन और उनकी पत्नी रहोडा एच गोल्डमैन ने इन पुरस्कारों की शुरुआत की थी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, गोल्डमैन पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है? तो किस हेतु दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य करने हेतु दिया जाता है। अगला है, ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, कोध आदिवासियों के भूमि अधिकारों एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध गोल्डमैन पुरस्कार एशिया क्षेत्र के लिए किस भारतीय को दिया गया? तो पर्यावरणविद प्रफुल्ल समनतारा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, गोल्डमैन पुरस्कार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि प्रदान की जाती है? पूछ रहा है कि गोल्डमैन पुरस्कार जो होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपए दिया जाता है? तो कितना है यहाँ पे देख लीजिए, 1,75,000 अमेरिकी डॉलर के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, गोल्डमैन पुरस्कार पाने वाले प्रमुख भारतीय हैं। तो कौन कौन से हैं? मेधा पाटकर, रसीदा बी एवं चंपा देवी, AC मेहता, रमेश अग्रवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, गोल्डमैन पुरस्कार दुनिया किन 6 क्षेत्रों को लोगों को दिया जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार दुनिया में 6 क्षेत्रों के लोगों को दिया जाता है। तो कौन सा है? पहला अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, द्वीप एवं द्वीपीय देश। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। गोल्डमैन अवार्ड 2018 में कुल कितनी महिलाओं ने पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा? तो कितनी महिलाएं थी? टोटल 6 महिलाएं थी। अगला है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास हेतु क्या दिया जाता है? पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? ग्लोबल 500 तो अभी बताया गया था यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह दिया जाता है ग्लोबल 500 पुरस्कार। डोगरिया कोड आदिवासी उड़ीसा की किन पहाड़ियों में निवास करती है? तो नीलगिरी के में निवास करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, डोगरिया कोड निवासी किस प्रकार की
कृषि करते हैं। पूछ रहा है कि जो डोगरिया वाले होते हैं वह किस प्रकार की कृषि करते हैं, तो कौन सी, झूम की खेती करते हैं। आदिवासी डोगरिया कोद की निवासी का संबंध है ऑस्ट्रेलाइड नस्लीय समूह से होता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ब्राजील के वनों तथा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ, पश्चिमी घाट, मुख्यतः शांति घाट, जो कहाँ पे है, जो हमारा केरल में है। पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक है तो इको मार्ग जो होता है वह शुद्धता का प्रतीक होता है। खाद्य शुद्धता का प्रतीक क्या है, तो एक मार्ग लगा होता है जो खाद्य की शुद्धता का क्या होता है, प्रतीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है धरातलीय महासागरीय अन्य पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जीवों के मध्य विभिन्नता एवं अंतर संबंधों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। चलिए अगला है, जैव विविधता के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया, तो E.O. विल्डन और W.G. रोजे ने कार्य किया है। चलिए अगला है हम लोग का, सन 1992 में ब्राजील के रियो दी जेनेरियो सम्मेलन में किस मुद्दे को मुख्य रूप से उठाया गया, तो जैव विविधता जो मुद्दा था इसको उठाया गया था। चलिए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हमारा 22 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो कब लिया गया था, 20 दिसंबर 2000 को लिया गया था। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का वर्ष 2018 अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 22 वर्षों की कार्रवाई का उत्सव, जिसपे लिखा है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर एक्शन फॉर डाइवर्सिटी। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। CRD का पूर्ण रूप क्या है, CRD का पूर्ण रूप क्या है, तो जैव विविधता अभिसमय, कन्वर्सेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है, जैव विविधता अभिसमय में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कितने अनुच्छेद हैं, टोटल 42 अनुच्छेद हैं। जैव विविधता अभिसमय को वर्ष 2018 में कितने वर्ष हो गए, तो कितने वर्ष हो गए थे, 25 वर्ष हो गए थे। जैव विविधता अभिसमय पर कब और किस सम्मेलन से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए, तो जून 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन से 30 देशों के अभिपुष्टि के बाद 29 दिसंबर वर्ष 1993 से प्रभावी हुआ। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, तो कब किया था, यह 5 जून 1992 को किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है, जैव विविधता अभिसमय का मुख्य उद्देश्य है। जैव विविधता अभिसमय का मुख्य उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण एवं घटकों का सतत प्रयोग, आनुवांशिक संसाधनों उपयोग, लाभ और हिस्सेदारिता, पहुंच एवं प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का उचित अंतरण। अगला है, पर्यावरण संरक्षण विषय है। पर्यावरण संरक्षण का विषय क्या है, तो अनुच्छेद 21 में हम लोगों को बताया गया है कि जीवन एवं जीवन की स्वतंत्रता 48A में राज्य का कर्तव्य 51 में वाले मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है, तो यह पर्यावरण संरक्षण का विषय है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय
भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार वर्गों की कितनी वनस्पतियों की प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं? तो लगभग 43,340 जो हमारी वनस्पतियों की प्रजातियां हैं उनको खोजी जा चुकी है। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है विश्व के 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट। वैसे भारत में कितने हैं? तो विश्व में 34, तो भारत में कितने होंगे? तो भारत में हमारे 4 होंगे। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। भारत के पास कितने प्रतिशत वैश्विक भूमि है? कौन सी वैश्विक भूमि, और कितने प्रतिशत है? तो 2.4% है। एबीसी प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? नगोया प्रोटोकॉल को ही एबीसी प्रोटोकॉल कहा जाता है। नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ की साझेदारी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल को जापान के नगोया में जैव विविधता अभिसमय 10वें सम्मेलन में कब स्वीकारा एवं प्रभावी हुआ था? तो क्रमशः 29 अक्टूबर 2010 और 12 अक्टूबर 2014 को। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। जैव सुरक्षा कार्टागेना प्रोटोकॉल स्वीकारा और प्रभावी हुआ, या स्वीकारा गया और प्रभावी हुआ तो कब हुआ? 29 जनवरी 2000 को, और प्रभावी 11 सितंबर 2013 को। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है जैव विविधता आवश्यक है, तो प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है क्या? जैव विविधता। जैव विविधता में कमी के दुष्परिणाम हैं प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है, सूखा है, तूफान के खतरे और बढ़ जाएंगे, तो इसके क्या होंगे? दुष्परिणाम होते हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है जैव विविधता, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलित विकास के लिए। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी दोष संस्थान का गठन 1958 में किया गया था। कहाँ किया गया था? नागपुर और महाराष्ट्र में किया गया था। देखिए महाराष्ट्र में यहाँ नागपुर है, तो महाराष्ट्र या तो ऑप्शन में रहे या तो नागपुर, दोनों में से एक ही रहेगा। तो हमारा महाराष्ट्र में नागपुर, जहां पर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी दोष संस्थान का गठन कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी दोष संस्थान को केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी दोष संस्थान की क्षेत्रीय केंद्र है, तो कौन कौन से हैं? कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, दिल्ली और मुंबई है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। वर्ष 2006 से पहले टाइगर स्टेट अर्थात वर्ष 2006 से पहले टाइगर स्टेट किसे कहा जाता था? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता था, जहां पर 300 टाइगर 2006 के अनुसार था। तो अगर हम बात करें कि वर्ष 2006 से पहले टाइगर स्टेट किसे कहा जाता, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चलिए वर्तमान में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो वर्तमान में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक को कहा जाता है, जहां पर 2014 के अनुसार कुल 408 क्या है? टाइगर। सफेद बाघ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? नंदन कानन अभ्यारण्य उड़ीसा में, जहां पर सफेद बाघ पाए जाते हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का मध्य प्रदेश में टाइगर का घनत्व तो अधिक है। बाघौगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में क्या है? टाइगर का जो घनत्व है वह अधिक है। अगला है मध्य प्रदेश में ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो कान्हा किसली में पाए जाते हैं। चलिए अगला है हम लोग का विश्व में सर्वाधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रहेगा बाघ। विश्व में सर्वाधिक बाघ किस देश में पाए जाते हैं? तो भारत जनगणना 2014 के अनुसार 2226।
बाघों की गणना की जाती है, तो कैसे की जाती है देखते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। अगला एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। एशियाई जो शेर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर अभयारण्य गुजरात। तो गुजरात में कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर अभयारण्य। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि गुजरात में गिर अभयारण्य। बाघों की गणना का कार्य किया जाता है, तो बाघों की गणना का जो कार्य किया जाता है वह हमारा राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी एवं NTCA संयुक्त रूप से करती है। अगला है NTCA का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य है, यह हमारा है राजस्थान। तो ये आज थे पर्यावरण भाग 5 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट और व्हाट्सएप नंबर है 73 80 800 644। थैंक्स।